नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जो बचाने वाला होता है उसका दर्जा भगवान से कम नहीं होता, और जो बचाने वाले होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जिनके उस अभियान की वजह से, उस काम की वजह से, उस ऑपरेशन की वजह से, उस सर्जरी की वजह से, उनकी उस देखभाल, उस इलाज की वजह से हम बच जाते हैं। और अगर छोटे बच्चे हों और सामने वाला डॉक्टर कोई मसीहा हो तो शायद वो आज का नाम है जो आज हमारी तेजस्विनी है। हमारी आज की तेजस्विनी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम क्लेयर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्री मैच्योर बेबी यानी समय पूर्व जन्मे बच्चों में मृत्यु दर काफी अधिक होती है और उनमें संक्रमण से जूझने की क्षमता भी नहीं होती। ऐसे में भारत ही नहीं, अन्य विकासशील देशों में इन बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन्हीं बच्चों की एक जीवनदायिनी है डॉक्टर नीलम क्लेयर। डेनमार्क के कोपेनहेगन से पढ़कर लौटी डॉक्टर नीलम क्लेयर ने 1988 में सर गंगाराम अस्पताल में ऐसे बच्चों के लिए अलग विभाग और नियोनेटल केयर यूनिट की शुरुआत की। इससे 1 किलो से कम वजन वाले नवजातों के अलावा निमोनिया, जेनेटिक बीमारियों से ग्रस्त बच्चों, सांस की बीमारी से ग्रस्त बच्चों को बेहतर इलाज और नई जिंदगी मिली। नेशनल नियोनेटल फोरम में विभिन्न पदों पर रहते हुए डॉक्टर क्लेयर ने 100 से ज्यादा जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर की रहने वाली डॉक्टर क्लेयर ने चंडीगढ़ से मेडिकल की पढ़ाई की और डेनमार्क, सऊदी अरब और अमेरिका में बतौर कंसल्टेंट और फेलो काम किया। भारत सरकार द्वारा 2014 में डॉक्टर नीलम क्लेयर को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्री मैच्योर बेबीज की मसीहा कहलाई जाने वाली डॉक्टर नीलम क्लेयर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम क्लेयर से, जो कि एक जानी मानी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम क्लेयर तेजस्विनी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कहा कि जो बचाने वाला होता है वो भगवान से कम नहीं होता, और वाकई अगर सामने कोई नवजात शिशु हो और उसे अगर आपके हाथ बचा दें तो वाकई कौन नहीं कहेगा कि डॉक्टर भगवान से कम होता है। ये बताइए कि नवजात शिशुओं को बचाने का जो ये पूरा का पूरा विचार है आपके मन में किस तरह से आया? क्योंकि आप डॉक्टरी में तो कई स्ट्रीम्स होते हैं, उसमें भी जा सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि आपने इसी को चुना? जी, जैसे आपने बहुत सही कहा कि नवजात शिशु कौन है और नवजात शिशु विशेषज्ञ कौन है, ये एक प्रश्न है जो बहुत बार मुझे पूछा गया है। क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ मतलब पीडियाट्रिशियन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन नवजात शिशु विशेषज्ञ थोड़ा सा लोग सकपका जाते हैं। तो ये जो स्पेशलिटी है ये एक बहुत पुरानी नहीं, 50-60 साल पुरानी या उससे थोड़ी ज़्यादा है, और ये एक अपने आप में स्पेशलिटी इसलिए बन गई कि जो नवजात शिशु हैं वो बहुत कोमल और नाजुक हैं, और ये एक ऐसा पीरियड है जो पहला माह जो है, पहला महीना, और जब बच्चा माँ के प्रसव में है, एक ऐसा समय है जब हम बहुत ही नाजुक, या जिसे अंग्रेजी के शब्द में वल्नरेबल कहते हैं, वैसे हैं। तो इसमें बहुत कुछ, माँ की सेहत, माँ का एनवायरनमेंट, माँ की न्यूट्रिशन और कैसी देख रेख उस पहले महीने में की जाती है, एक नवजात शिशु का बचना उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। तो इसलिए नियोनेटोलॉजी, जिसका मतलब है कि न्यूली बॉर्न बेबी, नियोनेटोलॉजी एंड नवजात शिशु की स्पेशलिटी को एक अलग से दर्जा दिया गया तो है। कैसे आपके मन में ये आया कि मैं इसी की ही विशेषज्ञ बनूंगी? आई थिंक आज से 60-70 साल पहले जब मैं मेडिकल स्कूल में गई तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं नवजात शिशु स्पेशलिस्ट या नियोनेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। ये मेरे पिताजी का एक स्वप्न था, ड्रीम था।
और मैं इसे पूरा करना चाहती थी बड़ी ईमानदारी से। मैं पढ़ने में अच्छी थी और उसका सारा श्रेय मेरे माता पिता पे जाता है। उन्होंने शुरू से, जैसे मेरे पिता कहा करते थे कि तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण विद्या है, नॉलेज है। बिल्कुल। और जिसके पास नॉलेज है, विद्या है, वो कभी भी किसी से कम नहीं होता है। तो ये चीज़ कहीं मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एनग्रेव्ड थी। तो फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए मैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हूँ, किश्तवाड़ एक बड़ा हिली एरिया है, वहाँ पे पोस्टेड थी एज ए इंटर्न। और एक मैं घर पे डिलीवरी अटेंड करने के लिए हमारी जो नर्स इंचार्ज थी उसके साथ गई। अच्छा। अभी कि मैं इंटर्न थी, बट हमारी जो वहाँ पे स्त्री रोग स्पेशलिस्ट थी वो छुट्टी पे थी। तो ये यंग सी औरत थी जो प्रसव के बिल्कुल आखिरी पहर पे थी और डिलीवरी हो नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल डिलीवरी थी। आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसी तरह की शायद घर में डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी तो हो गई बहुत मुश्किल से, लेकिन जो बच्चा था वो दिखने में बहुत स्वस्थ, गोरा चिट्टा, 3 किलो का, लेकिन वो सांस नहीं ले पाया, जिसे एस्फिक्सिया कहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया, क्योंकि एक लंबा कठिन वाला प्रसव था, बच्चा सांस नहीं ले पाया। और मैंने अपनी सारी मेडिकल साइंस लगा के उसे रिवाइव करने की कोशिश की, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी, चेस्ट कंप्रेशंस की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई या वो बच ना पाया। तो आई थिंक वो उसी समय कुछ मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, मैं बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ और मैं नवजात शिशु, मैं मतलब आने वाले कल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं बचा पाऊँ, ऐसे किसी बच्चे को मैं बचा पाऊँ। क्या बात है। और उसके बाद मेरे ख्याल से आपने उसके बाद दिशा में काम किया। जी, फिर उसके बाद मैंने बाल रोग विशेषज्ञ में पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने एमडी किया। उसके बाद मैंने नियोनेटोलॉजी में ट्रेनिंग किया। मैं बाहर गई, हिंदुस्तान से बाहर गई, वापस दिल्ली में आके गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और उस समय नियोनेटोलॉजी एक सेपरेट स्पेशलिटी नहीं थी, अलग से एक सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो एक टर्निंग पॉइंट था आज से 30 साल पहले। और उसके बाद हमने नवजात शिशु एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार किया और छोटे बच्चों के लिए आईसीयू जो थी उसमें सब तरह की सुविधाएं, जिसे उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए, उनकी हार्ट रेट की मॉनिटरिंग के लिए, उन्हें सब तरह की वो सुविधाएं देने के लिए जो कि बाहर के देशों में उन्हें बचाने के लिए, ताकि हम उन्हें बचा पाएं। डॉक्टर साहब, आपने कई ज़िलों में भी काम किया जिसमें कि इस तरह के सेंटर्स जहां पर बन सकें। ख़ास तौर से ये बताइए कि देश में क्या सिनेरियो है अगर हम आपसे पूछें न्यूनेटोलॉजी को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि मोर्टेलिटी रेट हाई है। वो बच्चे जो समय से पूर्व जन्म ले लेते हैं, उनकी देखभाल, उनको बचा पाना, उनको एक हेल्दी जीवन दे पाना, इस स्थिति में अगर हम जानना चाहें तो देश भर का सिनेरियो आपको कैसा नज़र आता है? क्या कुछ हालात हैं? भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत सारी स्टेट्स में बटी हुई है, जिलों में, शहरों में, गांव में। और हमारी हेल्थ केयर जो है वो मतलब जो स्पेशली पब्लिक हेल्थ केयर है, जिसे हम जो गवर्नमेंट फंडेड हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर मैं देखूं पिछले 30 साल में तो काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी मतलब इतना सशक्त नहीं है। लगभग 26 मिलियन के करीब बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में हर साल में, और अभी भी उनमें लगभग 70,000 जो हैं वो बच नहीं पाते हैं जी। तो अगर हम नवजात शिशु की मृत्यु दर देखें तो जैसे आज से हम 20-30 साल पहले देखें तो ऑलमोस्ट 50% उसमें कमी हुई है, लेकिन अभी भी जैसे अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 25-30 नहीं बच पाते हैं। और जो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर है वो बहुत वेरिएबल है।
जैसे अगर आप बड़े डेवलप कंट्रीज में जाएं तो वहाँ यही नवजात शिशु की दर जो है वो सिंगल डिजिट में है। अच्छा। तो मतलब वो 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी, या 4, 5 या 2 होगी, जैसे जापान में है या स्वीडन में है। लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर हम देखें तो कुछ एक स्टेट्स हैं जो ज़्यादा बेटर कर रही हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, क्योंकि शायद वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, डेवलपमेंट बेटर हुई है, विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट एक अलग स्तर पे है। तो या हम देखें कि रूरल और अर्बन, गांव की पॉपुलेशन देखें और शहरों की पॉपुलेशन देखें तो इस मृत्यु दर में बड़ा फ़र्क है। तो नवजात शिशुओं का जो बचने का एक बहुत सारा श्रेय जो है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट है जी। तो भारत जितना पिछड़ा रहेगा, और पिछड़े में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो मतलब एजुकेशन है, हेल्थ है, वो जब तक इम्प्रूव नहीं होती है तो इसमें एक बहुत बड़ा डेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि बच्चा सेहतमंद हो और समय से पूर्व ना हो, ये बहुत कुछ निर्भर करता है माँ की सेहत पर और उसकी जीवन शैली पर भी। उस दृष्टि से आप हमें क्या 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 बताएंगे कि किस प्रकार भारत में अगर हम बात करें तो औरतों की सेहत को लेकर क्या कुछ चिंताएं आपको नजर आती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने नीलम जी। अगर आप सही में मुझे पूछें, और मेरा दृढ़ विश्वास है इस बात पे कि किसी भी देश का भविष्य जो है वो वहाँ की औरतों और बच्चों पे निर्भर करता है। जिस देश में औरतें सेहतमंद नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं, एम्पावर्ड नहीं हैं, बच्चे कमज़ोर हैं, तो उस देश का भविष्य भी जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हम 2 तरह की एपिडेमिक्स का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो गांव में बहुत ही कुपोषण वाली, मैल नरिश्ड, स्टंटेड, अनीमिक, बहुत हाई, मतलब खून की कमी जो है वो बहुत हाई है, उस तरह की महिलाएं हैं। और एक तरफ शहरों में सडनली लोग थोड़े सेडेंटरी हो गए हैं, मतलब खाना पीना अच्छा हो गया है और एक्सरसाइज, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम का स्ट्रेस, शहरों के जीवन का स्ट्रेस, टोबैको का यूज़, अल्कोहल का यूज़ एक दूसरे स्तर पे एक एपिडेमिक पैदा कर रहा है, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, और उससे रिलेटेड चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम। और तीसरे स्तर पे जो एक नई एपिडेमिक शुरू हो रही है वो हमारी इंक्रीजिंग पोल्यूशन है। जो हमारा वातावरण है जो वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, उसका भी हम लोगों की सेहत पे बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। और ये जो प्रदूषण की बात आपने की है, इस बात को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नीलम क्लेयर हैं, जिनसे हम माँ और बच्चे की सेहत के बारे में जान रहे हैं और नवजात शिशु के जन्म से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। आप देखते रहिए हमारी ये विशेष तेजस्विनी। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर। हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। DDU GKY की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटोकैड पर डिजाइनिंग करता हूँ। छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ। गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां DDU GKY की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU GKY और RCT योजनाओं में।
ग्रामीण विकास मंत्रालय। कुशल भारत, सशक्त भारत। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी माबा स्वच्छ हो, निर्मल हो जी। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में बहुत सारे अमेजिंग डॉक्टर हैं और ऐसी ही एक अमेजिंग डॉक्टर आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर नीलम क्लेयर, जो कि नवजात बच्चों की सेहत और उनकी जन्म पर काम करती हैं। डॉक्टर क्लेयर, जिस तरह से आपने अभी कहा कि एक तो हमारी जीवन शैली और दूसरी तरफ जो हमारी माएँ हैं जो गाँव में रहती हैं, उनको कुछ अपनी तरह की समस्याएँ, चाहे वो एनीमिया से जुड़ी हुई हो चाहे दूसरी, लेकिन आपने एक प्रदूषण की बात की। प्रदूषण जो है वो न तो गांव देखता है न तो शहर देखता है। और आप क्या मानती हैं, ये प्रदूषण कितना हानिकारक हो रहा है उन बच्चों के लिए जो अभी जन्म लेना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है? जी, जैसे आप हर रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ती हैं और टेलीविज़न पे हम लोग सभी देखते हैं कि हमारे जो हवा के पोल्यूशन लेवल्स हैं, प्रदूषण लेवल्स जो हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो छोटे बड़े बुज़ुर्ग सभी की सेहत पे पड़ रहा है। वो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं या हार्ट से जुड़े हुए हैं या फिर एलर्जीज़ हैं या एस्थमा है। लेकिन एक जो पहलू पोल्यूशन का जो अभी शायद बहुत सारे लोग इतने अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं या उस पर हमारा फोकस नहीं हो रहा है, वो है गर्भवती महिलाएं। क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बहुत नाजुक है और उस पर उसके एनवायरनमेंट, उसके वातावरण का असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो वो चाहे घर में एक्सपोजर है टोबैको का, स्मोकिंग का है, या बाहर जितनी भी ख़तरनाक गैसेस हमारी हवा में हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उस बढ़ते हुए बच्चे को की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो बच्चा जो है वो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, उसका हेड साइज़ नहीं बढ़ेगा, वो साइज़ में छोटा रह जाएगा। उसके अलावा उसकी जो अभी पनप रहे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है जिसने ये प्रूव किया है कि बढ़ती हुई वातावरण की प्रदूषण जो है वो बढ़ते हुए या माँ के गर्भ में पलते हुए बच्चे पे भी हानिकारक असर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने अपने यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के साथ बहुत बड़ा डेटाबेस लगभग 10-20 हज़ार बच्चों का देखा और हमने जो उनके रहने की जगह थी उससे जुड़े हुए जो मॉनिटर करते हैं एयर क्वालिटी को, उनका हिस्टोरिकल डेटा लिया और बच्चे की ग्रोथ के साथ उसे कोरिलेट किया। और हमने देखा कि ओवर द इयर्स, पिछले
10 साल में जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, बच्चे की जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, बच्चे ज़्यादा जल्दी प्रीमेच्योरिटी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मैल फॉर्मेशन का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही अलार्मिंग या बड़ा ही हमें मतलब इस समय एक सतर्क करने का एक चिन्ह है कि अगर हम अपने वातावरण को सही नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी, जैसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुए, आप देखती हैं कि एक ब्राउन कलर की हेज सी हर समय वातावरण में रहती है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऐसा वातावरण छोड़ रहे हैं कि सांस लेना भी दूभर होगा। साफ कहें तो एक गैस चैम्बर छोड़ गैस चैम्बर में, हाँ बिल्कुल, जीवन मतलब ये धीरे धीरे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो बड़ी अलार्मिंग है और जिसके ऊपर हमेशा बात भी होती है वो है कि सिजेरियन, सी सेक्शन, इसके खिलाफ भी एक मुहिम ने जोर पकड़ा पिछले दिनों और अभी भी उस पर बात होती है हमेशा कि अनावश्यक जो सिजेरियंस हैं उनसे भी नुकसान पहुंचता है। जी, आप इस नुकसान को कैसे आंकते हैं? जी देखिए, ऐसे है कि जो नॉर्मल या नेचुरल प्राकृतिक बच्चे के आने का तरीका है वो तो नॉर्मल डिलीवरी है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल प्रसव का जो प्रोसेस है वो माँ और बच्चे को प्रिपेयर करता है बाहर आने, मतलब बाहर के वातावरण में आने के लिए, उसके सिस्टम को भी प्रिपेयर करता है, वो उसकी लंग्स हैं या उसकी आंतड़ियाँ हैं। तो जो बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है, इवन जो पूरे समय पे भी होते हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है सांस की तकलीफ होने का। तो जिसे हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, उसका रिस्क जो है, उसका इंसिडेंस जो है, उसका होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर बच्चा सिजेरियन से पैदा होता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। नंबर 2, सिजेरियन यूजुअली एनेस्थीसिया का उपयोग होता है, दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो नींद की होती हैं, जिससे माँ और बच्चा दोनों शिथिल हो जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग जो है, स्तनपान जो है, वो थोड़ा उसको हानि पहुँचती है, तो वो डिलेड हो जाती है और इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स जो हैं, स्तनपान के रेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं उन बच्चों में जो सिजेरियन से पैदा होते हैं बनिस्बत की जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं। नंबर 3, जब बच्चा नॉर्मल कोर्स से वजाइनल डिलीवरी से पैदा होता है तो बच्चे के जो जीवाणु हैं आंतड़ियों में वो नॉर्मल जीवाणु होते हैं जो उसे स्वस्थ रखते हैं। उसके बाद बच्चा वो माँ का दूध पीता है तो वो और भी ऐसे जीवाणु उसकी आंतड़ियों में, जो उसका पहला एक मैप बनता है उसकी आंतड़ियों के जीवाणु का, जिसे हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, वो हेल्दी होता है। लेकिन वही बच्चा अगर सिजेरियन से पैदा होता है, डिब्बे का दूध पीता है, माँ का दूध नहीं पीता है, तो उसका माइक्रोबायोटा बिल्कुल बिगड़ जाता है और वही बच्चे को ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के युग में, मॉडर्न युग में ये है कि बहुत सारी स्त्रियां प्रसव की पीड़ा नहीं लेना चाहती हैं या बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि या पैसा बनाना चाहते हैं बहुत सारे क्लिनिक्स। मैं कहूँगी कि पैसा भी तो आप ये कर सकते हैं कि डिलीवरी, वैसे नॉर्मल डिलीवरी करना ज़्यादा मुश्किल है, सिजेरियन ज़्यादा आसान है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के आप एक ही रेट्स कर दो। बट आई थिंक बाज़ दफ़ा प्रेशर दोनों साइड से होता है, तो सिजेरियन रेट्स बहुत अलार्मिंगली बढ़ गए हैं, जो बहुत स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं। हमारे यहाँ कई स्टेट्स के में जो सिजेरियन रेट्स हैं वो 50% से भी ऊपर चले गए हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये भी तो बन रही है, ये आपको कैसे लगता है विज़ नवजात शिशुओं में इस चीज़ का, इस पर आप क्या कहेंगी खास तौर पर? 3 तरह की मेजर बीमारियां हैं जो मतलब नवजात शिशु की मृत्यु दर को बढ़ाती हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है प्रीमेच्योरिटी, जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं। नंबर 2 है जो बच्चे पैदा होने पे प्रसव का प्रोसेस ठीक नहीं रहता है या पैदा होने पे सांस नहीं ले पाते हैं, जिसे बर्थ एस्फिक्सिया हम कहते हैं। नंबर 3 है इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस एक बहुत बड़ा कारण है नवजात शिशु की मृत्यु का।
मृत्यु ही नहीं, अगर वो बच भी जाते हैं तो जैसे लंबा समय अस्पताल में रहना पड़ता है, और सारी उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस है जिससे ब्रेन में भी इफ़ेक्ट हो सकता है, और उनके बाद के जो जीवन है उस पर भी असर पड़ सकता है, उनकी डेवलपमेंट पे, उनके मानसिक और शारीरिक विकास पे भी असर पड़ सकता है। तो इन्फेक्शंस एक बहुत मेजर, और प्रीमेच्योर बच्चों में भी इन्फेक्शंस कॉमन है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो इन्फेक्शंस एक बहुत मेजर कारण है बच्चों की, नवजात शिशुओं की या न्यूबॉर्न बेबीज़ की प्रॉब्लम्स और मृत्यु का, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। एट द सेम टाइम ऐसा है कि कोई भी अगर बीमारी बहुत कॉमन होती है तो उसके लिए दवाई भी ज़्यादा दी जाती है, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा तो बहुत समय नहीं देता है, तो बाज़ दफ़ा जो पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट हैं वो जब भी बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है वो बड़े से बड़े एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और उन्हीं एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ के कारण, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, उनके प्रीमेच्योर होने की वजह से या उनके एस्फिक्सिएटेड होने की वजह से हो सकती हैं। तो बहुत हाई एंड या बहुत ऊपर की एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से, लंबा समय यूज़ करने से, डिफरेंट चेंजेस करने से एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। तो वही इन्फेक्शंस फिर उन एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स, कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु, कीटाणु जो नॉर्मल दवाइयों से, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से सही नहीं होते। तो आज इंटेंसिव केयर्स, वो चाहे नवजात शिशुओं की इंटेंसिव केयर है या बच्चों की है या एडल्ट्स की है, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा भयंकर तरीके से फैलती हुई प्रॉब्लम, बड़ा मुंह खोले हुए अजगर है ये। तो इसमें तो बहुत मतलब एक जिसे कहते हैं इमरजेंसी एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, चलते चलते ये बताइए कि कौन से नए प्रयोगों की तरफ आप बढ़ रही हैं, और ज़िंदगी में आपने इतना कुछ अचीव किया है, आगे क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? देखिए, छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बचाना एक काम होता है, लेकिन उन्हें इस तरह से बचाना कि उनका कल का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें क्वालिटी लाइफ मिले, ये एक उससे भी बड़ा जो उद्देश्य है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की। एक तो कि उन्हें इस तरह से बचाया जाए कि उनका कल का लाइफ जो है वो बहुत उज्जवल हो। एक तो ये मेरा उद्देश्य है। दूसरा, हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है और बहुत सारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। तो एक हेल्थ केयर में क्वालिटी देना कि जो भी किया जाए वो एविडेंस बेस्ड हो और जिससे नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो इस तरह की मेडिसिन प्रैक्टिस करना, ये मेरी एक आने वाली। उससे अलावा मैं कुछ एक NGOs से जुड़ी हुई हूँ जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत काम मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन रूरल एरियाज़ में करती हूँ, जो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपने मिशन में लगी रहेंगी और नवजात शिशुओं को इसी प्रकार से देखभाल और उनका बचाव करती रहेंगी और आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूर प्रेरणा देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तेजस्वी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये थी डॉक्टर क्लेयर, जो कि नवजात शिशुओं को बचाने का काम करती हैं और उनके लिए एक मसीहा हैं। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्वी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।